पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन अलग से आपको ये भी दे सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को समझाओ या फाइनेंसिंग डिसीजन, दोनों का एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, बहुत इजी बना दिया मैंने आपको। ये चीजें अलग अलग आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। सर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं? देखो मैंने यहाँ क्या पढ़ाया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पैसे को आप लेकर आ रहे हो, तो मैंने बोला था ना हमें यहाँ तय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया पैसे किससे लाए, डेब्ट से लाए या इक्विटी से लाए, यानी ओनर फंड से लाए या बोरोड फंड से लाए। तो भाई इसको लाने के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से, है ना, यही इंपैक्ट करते हैं चीजों को। तो भाई इन बातों को जो मैं बताने वाला हूं, इनको सोचकर अपन निर्णय लेते हैं कि जो पैसा है वो डेब्ट से लाए या इक्विटी से लेकर आए। ठीक है सर, तो जो सबसे पहली बात है वो है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या? खर्चा। देखो सर अपन पैसा लेके आएंगे किससे, मान लो उधारी किसी से पैसा लेके आते हैं जी सर, तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसे लाने के बदले में ब्याज देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट। ठीक है, अगर किसी को मालिक बनाकर पैसे लेके आते हैं ओनर फंड से, तो सर उसको कमाई का हिस्सा यानी डिविडेंड हमें देना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो सर एक बात बताओ ना आप, हाँ मैंने बोला हाँ बताओ पूछो। सर जो डिविडेंड देंगे ना हम, डिविडेंड हमें 20 से 25% देना पड़ता है, और जो इंटरेस्ट हम देते हैं ना वो 10 से 12% देते हैं। तो सर अगर कॉस्ट से आप देखोगे तो सर यहां पर तो अपन को इक्विटी यानी ओनर फंड महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो डेप्ट है उसमें तो 10 से 12% का ब्याज देना पड़ा। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो डेप्ट है वो क्या है भैया, सस्ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर वहां से पैसा लेके आएगा जो उसको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात, डेप्ट में सर एक फायदा और हो जाता है, डेप्ट हमारा टैक्स को सेव करता है ना। सर कैसे टैक्स को सेव करता है? क्योंकि जो हम ब्याज भरते हैं बेटा जी, यहां पर पीएनएल है आपका, और आप जो ब्याज भरोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या खर्चा माना जाता है, इंटरेस्ट खर्चा माना जाता है, तो जो आपकी नेट प्रॉफिट आएगी वो कम आएगी, क्योंकि इसको डेबिट कर दिया हमने पीएनएल को इंटरेस्ट के नाम से, तो ये खर्चा के कारण आपका प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो आपका टैक्स तो बचेगा ना, राइट। और डिविडेंड अपन पीएनएल में यहाँ डिविडेंड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डिविडेंड को खर्चा नहीं मानते अपन, और इसलिए खर्चा नहीं मानते तो डिविडेंड टैक्स नहीं बचाएगा। तो कोई भी आपसे पूछे भैया कॉस्ट के अकॉर्डिंग बताओ पैसा किससे लाना चाहिए, तो आप सिंपल सी बोलोगे बात कि जो डेप्ट है उसका कॉस्ट है इंटरेस्ट, और जो इक्विटी है उसका कॉस्ट है डिविडेंड। तो जो डेप्ट है वो सस्ता पड़ता है बिजनेस में, क्योंकि जो डेप्ट है उस पर ब्याज देना पड़ता है 10 से 12%, और डिविडेंड देना पड़ता है 20 से 25%। और डेप्ट जो है हमारा टैक्स को भी बचाता है ना, इसलिए जो इक्विटी है मोर कॉस्टली है, फाइनेंशियल मैनेजर उससे पैसा लाएगा जो उसको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात आती है भैया जी रिस्क। सर आपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो सोच लिया कि डेप्ट सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको एक बात पता है, डेप्ट वाले को ना आपको ब्याज देना पड़ता है। मैंने कहा हाँ सर, डेप्ट वाले को ब्याज देना पड़ता है, आपकी कमाई हो चाहे नहीं हो बिजनेस में, उसको आपको ब्याज देना ही देना पड़ेगा। अच्छा सर, फिक्स रेट से देना पड़ेगा, अगर 10% पे आपने किसी से पैसा उठाया ना, तो आपको 10% से ही हर महीने तय किया गया, तो हर महीने आपको ब्याज भरना पड़ेगा, चाहे आपकी कमाई हो चाहे नहीं हो। अच्छा, अगर आपने तय किया 5 साल के लिए पैसा लिया है, तो 5 साल के बाद आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा सर, चाहे आपकी कमाई हो चाहे नहीं हो। सर ये तो बड़ा खतरे वाली बात हो गई, यानी डेप्थ से पैसा उठा रहे हैं तो भयानक रिस्क है भाई, कमाई हो चाहे नहीं हो उसका ब्याज भरना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद, है ना। लेकिन सर इक्विटी को, अगर आप इक्विटी से पैसा उठाते तो उसको जो डिविडेंड देना पड़ता वो जब ही देना पड़ता अगर आपकी कमाई होती तो। और दूसरी बात, जो डिविडेंड आप दे रहे हो इक्विटी वालों को, उसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं है डिविडेंड का, ब्याज में तो फिक्स रेट था ब्याज का, आप डिविडेंड उसी हिसाब से रेट दोगे, उसी हिसाब से डिक्लेयर करोगे जिस हिसाब से आपकी कमाई होगी। तो अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपका डेप्ट जो है वो ज्यादा रिस्की है सर, और इक्विटी जो है वो आपका कम रिस्की है। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैसा डेप्ट से उठाना नहीं चाहिए, इक्विटी से उठाना चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत मजा आ रहा है समझ, है ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट।
फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है भैया, मेरी कंपनी है, मुझे मार्केट में लोगों से पैसा चाहिए। अब सर मार्केट में लोगों से पैसा चाहिए तो मैंने बोला था ना, या तो मैं ओनर फंड के थ्रू लाऊंगा या डेप्ट फंड के थ्रू पैसा लेके आऊंगा। तो भाई मार्केट में अगर मेरे को पैसा लाना है, मान लो मेरे को शेयर इशू करना है तो मेरे को पैसा आ जाएगा, इक्विटी इशू करूंगा पैसा आ जाएगा। लेकिन इक्विटी को इशू करने के लिए भी मुझे प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ेंगे, है ना। मेरा 90% सब्सक्रिप्शन पूरा करवाएंगे अंडर राइटर, उनको अपॉइंट करके उनको कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। तो भैया पैसे को लाने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे खर्चे पहले से हो रहे हैं, है ना। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, पैसे को लाने से होने वाले पहले वाले एक्सपेंस। जैसे आप सर पैसे लाओगे, शेयर इशू करोगे, तो शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस छपवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, ब्रोकर अपॉइंट कर रहे हो, अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हो, तो इन सबको खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन खर्चों को जो भुगतोगे आप, तो इसको भी तो आपको, इसके लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ना, राइट सर। तो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, आप उससे पैसा लेके आओगे, उस सोर्स से पैसा लेके आओगे जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट सस्ता होगा। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इक्विटी है उसमें सर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी। यस, क्योंकि इक्विटी के अंदर क्या है, तामझाम बहुत है बेटा, इक्विटी में अपन फॉर्मेलिटीज बहुत पूरी करनी पड़ेगी, राइट। तो इक्विटी के अंदर क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्ट। तो भैया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पैसा किससे लेके आएगी, उससे लेके आएगी जिसमें कम फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, यानी मैंने बोला डेप्ट से लेके, राइट। तो आपको ध्यान रखना है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, पैसे को लाने से पहले होने वाले खर्चे। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बेटा जी, आपके जो आप काम कर रहे हो तो उस काम में होने वाले खर्चे, लेकिन उस काम में होने वाले भी ऐसे खर्चे होते हैं, एक तो जो फिक्स्ड होता है और एक होता है वेरिएबल। तो यहां पर हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मान लो मेरा ये गोडाउन है, रेंट पे ले रखा है, अब बेटा इसमें माल रखो चाहे नहीं रखो, अपने किराए पे ले लिया तो आपको रेंट देना पड़ेगा, है ना। और माल बिक रहा हो चाहे नहीं बिक रहा हो, यहाँ पर जो आपका रोज आपने मैनेजर बैठा रखा है उसकी सैलरी जो आपको फिक्स देनी पड़ेगी। आपका काम चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, आपने बैठा तो रखा है ना माल पटक कर, भैया ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है बिजनेस का, जो मैंने आपको समझा दिया। कहना क्या चाह रहे हो आप सर, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा जी, मान के चलो आपका धंधा नहीं चल रहा, ठीक है सर, और पहले से ही आप सैलरी, रेंट, और यहाँ भैया बंदा लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी भी जल ही रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये हर महीने आपका फिक्स खर्चा जा ही रहा है, आपका कमाई हो रहा चाहे नहीं हो रहा, ठीक है सर। ऊपर से आप ये चाह रहे हो कि भैया मैं डेप्ट से पैसा लिया हूं, यानी बोरोइंग करके पैसा लिया हूं। अच्छा सर ध्यान रखना, पहले ही आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, धंधा चल नहीं रहा, पहले ही आप कहां से, पहले ही आप सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भर पा रहे हो, धंधा चल नहीं रहा, ऊपर से आप डेप्ट वालों से पैसा ले आओगे, तो भैया इनका ब्याज कहां से भरोगे, इनको तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा ना, चाहे धंधा चले चाहे नहीं चले। यस सर। तो बाबू अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ही हाई है तो डेप्ट से क्यों पैसा लाने की गलती कर रहे हो, मत लाओ ना, आप उस दौरान इक्विटी से पैसा लेके आओ, राइट। तो ये यही कह रहा है कि भैया पैसे को लाने के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में सोच भाई, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिसका हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको डेप्ट से पैसा नहीं लाना चाहिए, उसको इक्विटी से पैसा लाना चाहिए। बात समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या बेटा, मतलब बिजनेस में पैसे का आना जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट। यस सर। आपको पता है बेटा कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, इसको सोचकर ही आपको हमेशा पैसा लाना चाहिए डेप्ट या इक्विटी से। जी सर समझाइए इसको। तो मैं इसमें यह समझाना चाह रहा हूं, देखो कई बार क्या होता है कि आपका पीएनएल अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट दिखाता है, कब दिखाता है, बेशक आपने सेल यहां दिखा रखा है बेटा, हो सकता है सेल आपने उधार भी किया है, क्योंकि हम पीएनएल में क्रेडिट सेल भी लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना क्रेडिट सेल भी। तो क्रेडिट सेल होने के बावजूद भी आपका नेट प्रॉफिट दिखेगा, नेट प्रॉफिट बढ़िया दिखेगा, लेकिन क्या बेटा आपके पास कैश आया क्या, नहीं सर। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि आपके बुक्स में कई बार अच्छी प्रॉफिट दिखती है, उसके बावजूद भी आपके पास कैश नहीं होता,
उसका कारण है भैया क्रेडिट सेल, आपका पैसा अभी क्या है, डेटर्स में फंसा हुआ है ना। दूसरी बात बेटा, आपको टाइम लग रहा है पैसा रिकवर करने में डेटर से, या मान लो पैसा आ भी जा रहा है तो बिजनेस के और काम में भी आपके पैसे लग जा रहे हैं, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं आ रहा है आपका कि भैया आप डेप्ट से पैसा ले आओ और उसको ब्याज भर दो, है ना। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तुम्हारे पास लगातार कैश आते रहते हैं, तभी तुम पैसे लाना डेप्ट से, क्योंकि डेप्ट से पैसा ले आया तो भैया तुमको उसको ब्याज देना ही देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कैश नहीं होगा तो तुम उसको ब्याज कहां से दोगे। तो कहता है अगर तुम्हारा रेगुलर कैश का फ्लो है तो डेप्ट से पैसा ले आओ, अगर रेगुलर कैश फ्लो नहीं है तो भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है इक्विटी से पैसा लेकर आना, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां पर हमने आपको समझा दिया कि कैश फ्लो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग वेदर टू रेज द फंड फ्रॉम इक्विटी और डेप्ट। इफ योर बिजनेस कैश फ्लो इज रेगुलर you can take risks to take fund from debt, but if your cash flow is not regular you should opt the fund from equity। बात खत्म। नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रोल। ए भाई अपन को ऐसा कोई नहीं चाहिए जो अपन को कंट्रोल करे, है ना, अपन को नहीं चाहिए, अपन फ्री स्टाइल रहना चाहता है, फ्रीली डिसीजन लेना चाहता है। तो यहाँ पे भी वही बात कहना चाह रहा है, कंट्रोल का मतलब क्या है कि भैया पहले मैं डिसीजन ले रहा था बिजनेस का, अब मेरे साथ और भी कोई मेरा बिजनेस का डिसीजन ले। ऐसा कब होगा, देखो अगर आप डेप्थ से पैसा लाते हो बेटा जी, तो भाई साहब उसको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसको वोटिंग राइट का अधिकार नहीं, वो आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगा ही नहीं। उसको क्या चाहिए भैया, अपना ब्याज चाहिए और समय गुजरने के साथ अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर आप इक्विटी से पैसा लाते हो, वो तो भैया सर पे नाचेगा, बोलेगा मैं मालिक हूं, मेरे को डिसीजन लेने का हक है, मेरे को वोटिंग पावर का हक है, तो भैया वो हर चीज में इंटरफेयर करेगा। तो भाई देख बात तेरे ऊपर है, अगर तेरे को पड़ता लगता है, अगर तेरे को लगता है तेरे बिजनेस में कोई दूसरा भी डिसीजन ले तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ले आ भाई पैसा इक्विटी से। लेकिन तेरे को अगर लगता है मैं अपना राजा बनना चाहता हूं, मेरे बिजनेस में मैं ही डिसीजन लेना चाहता हूं और कोई डिसीजन नहीं लेगा, मैं अपना बिजनेस खुद चलाऊंगा, भाई पैसा किससे लेके आना, डेप्थ से लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी कैपिटल मार्केट कंडीशन या स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट कंडीशन या स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या कहते हैं, दो तरह का मार्केट होता है बेटा। मार्केट के अंदर दो तरह की सिचुएशन होती है, एक होती है बूम, मतलब मार्केट पिक पर होता है, हाइक पर होता है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, बढ़िया मस्त धंधा चल रहा है, राइट। और एक होता है बेटा डिप्रेशन, रिसेशन का, यानी मंदी का दौर चल रहा है, मार्केट में भी कामकाज बढ़िया नहीं चल रहा। तो आपको सच्चाई बताता हूं मैं एक बात, जब मार्केट बूम पर होता है ना, मार्केट जब बूम पर होता है तो मैं एज एन इन्वेस्टर क्या सोचूंगा कि देख भाई बढ़िया मार्केट चल रहा है, अभी इस टाइम तो मुझे इक्विटी पे पैसा लगाना चाहिए। तो इक्विटी पे पैसा लगाऊंगा तो यार मेरे को 20 से 25% का डिविडेंड आएगा, अच्छी कंपनी पे लगाऊंगा, बढ़िया कारोबार चल रहा है, डूबने का तो चांस नहीं है पैसा, क्योंकि पिक सीजन चल रहा है, बढ़िया मौसम चल रहा है, अभी पैसा बढ़िया आएगा। अगर मैं इसी बूम पीरियड पे अगर डेप्थ पे पैसा लगाऊंगा ना, मेरे को लगेगा 10 से 12% का ब्याज देगी, क्या फायदा। जब मार्केट बढ़िया चल रहा है, मार्केट बढ़िया चल रहा है तो मेरे को डिविडेंड पे मतलब इक्विटी पे पैसा लगाना चाहिए ताकि डिविडेंड बढ़िया है ना। तो इन्वेस्टर की सोच सोचो, इन्वेस्टर बूम पीरियड के अंदर बेटा इक्विटी पे पैसा डालना चाहता है, डेप्थ पर पैसा नहीं डालना चाहता। अब आ जाओ रिसेशन पीरियड पे, डिप्रेशन पीरियड। अब इन्वेस्टर सोचता है यार मंदी का दौर चल रहा है, कोई कंपनी का काम अभी बढ़िया नहीं चल रहा, अगर मैंने इक्विटी पे रिस्क लिया क्या पता मेरा पैसा ना आए, डिविडेंड मुझे ना मिले, है ना, क्योंकि मैं मालिक हूं तो भैया पैसा जब भी मिलेगा कंपनी कमाएगी। तो मैं उस दौरान एज एन इन्वेस्टर मैं ये सोचूंगा, देख बेटा अगर मैं इक्विटी पे पैसा डालूंगा तो मैं मालिक बन जाऊंगा ना, यस सर। तो एज एन इन्वेस्टर मैं बूम पीरियड पे इक्विटी पे डालने सोचूंगा, लेकिन जब रिसेशन का पीरियड है, मंदे का दौर चल रहा है, मैं एज एन इन्वेस्टर डेप्थ में पैसा लगाऊंगा, तो मुझे पता है यार डेप्थ में पैसा लगाऊंगा अपना पैसा सिक्योर रहेगा, मंदा भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, ब्याज तो देगी कंपनी, उसको कमाई हो चाहे नहीं हो मेरे को ब्याज तो मिलेगा। एज एन इन्वेस्टर मैं रिसेशन में डेप्थ में पैसा लगाऊंगा और एज एन इन्वेस्टर मैं बूम पीरियड पे इक्विटी पे पैसा लगाऊंगा। तो कंपनी भैया बूम पीरियड पे पैसा कहां से लेके आना, इक्विटी से लेके आना, और रिसेशन जब मंदे का दौर होगा तो आप पैसा डेप्थ से लेकर आना, ये बात समझाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
अब इसको मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल पे समझाता हूं आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। सपोज बेटा आपको ब्याज भरना है, इन्वेस्टर्स को आपको ब्याज भरना है 50,000। क्यों भरना है ये 50,000 रुपया? ब्याज की बात करो बेटा, प्रिंसिपल की नहीं कर रहा। क्योंकि आपने हो सकता है इन्वेस्टर लोगों से 5 लाख रुपए मान लो ब्याज पर उठाया 10% के भाव में, है ना, रेट पे, तो आपको उनको 50,000 रुपए ब्याज भरना है। और आपके धंधे में कमाई कितनी हो रही है? मान लो 2 लाख रुपए की, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, अपना धंधा टकाटक चल रहा है भाई, मैं 4 गुना कमा रहा हूं ब्याज के मुकाबले में, है ना। तो ये क्या कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस इज अर्निंग एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। तो ये जो 2 लाख रुपया बेटा जो कमाया है बिजनेस ने, इसको बोलते हैं EBIT, इंटरेस्ट अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये जो कमाई है ये ब्याज और टैक्स देने से पहले है, राइट। और ये तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट। तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो अब इसको क्या कह रहा है कि कंपनी जितना ज्यादा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो बढ़िया ना भाई कंपनी के लिए, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा। इसका मतलब अगर कंपनी बेटा जी यहां पर 4 लाख कमाती और 50,000 ब्याज देना तो 8 गुना कमा रही है। तो जितना ज्यादा गुना कमाएगी, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना, जितना ज्यादा गुना कमाएगी उतना कंपनी के लिए इजी होगा ब्याज भरना, है ना। तो कहता है जितना ज्यादा हाइयर होगा ICR, कंपनी डेप्ट से पैसा लेके आ सकती है। अगर कंपनी बेटा 50 ही कमाती और 50 ही ब्याज देना पड़ता तो भाई साहब इस केस में कंपनी इक्विटी से पैसा लाती तो डिविडेंड वालों को, शेयर होल्डर को क्या बांटती, क्या खुद रखती, चला जाता। तो इसलिए जितना ज्यादा हाइयर होगा आपका ICR उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, डेप्ट से पैसा लाना, और जितना ज्यादा लोअर होगा आपका ICR आप इक्विटी से पैसा, ठीक है। लेकिन उसको कंपैरिजन कर लेना ब्याज के मुकाबले, ठीक है। तो यही था आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट आता है बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, अपन ने धंधे में पैसा लगा रखा है, अपन ने क्या कर रखा है, धंधे में पैसा लगा रखा है। मान लो अपन यहाँ 5 लाख रुपए लगा रखा है धंधे में, और धंधे से अपन कमा कितना रहे? 20 लाख रुपए। ये जो 5 लाख रुपए लगा रखा है ये ओनर फंड भी है बेटा और डेप्ट फंड, दोनों को मिलाकर बता रहे। तो अपन यहां पर भी अगर तुम देखो तो अपन कितना गुना कमा रहे हैं? 4 गुना, राइट। तो इसको बोला जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 4 टाइम्स। अगर टाइम्स में देखो तो 4 टाइम्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना बिजनेस में? 5 लाख, और अपन कमा कितना रहे बेटा? 20 लाख, है ना। तो यहां क्या दिखा तुमको? और ये जो मैंने बताया ये यही बताया, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस लोन। इसका मतलब शेयर कैपिटल और प्लस जो रिजर्व्स होते हैं बेटा ओनर फंड हो गया, और लोन का मतलब यहाँ डेप्ट फंड हो गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ क्या किया बेटा? बढ़िया कमाया ना, 4 गुना कमाया। तो कहता है कि कब अपन को डेप्ट से पैसा लाना चाहिए और कब डेप्ट से पैसा नहीं लाना चाहिए। इस पॉलिसी को समझो बहुत तरीके से। अगर तुमने जो रिटर्न कमाया है बेटा, ROI जो तुम्हारी आई है, वो अगर तुम्हारी ज्यादा है कॉस्ट से, अगर वो तुम्हारी क्या है? ज्यादा है कॉस्ट से, तब तो तुमको डेप्ट से पैसा लेकर आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा ROI लेस है कॉस्ट से, तब तुमको इक्विटी से पैसा लाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, तब तुमको डेप्ट से पैसा नहीं लाना चाहिए। सर इसका फंडा क्या है? इसका फंडा आगे जाकर मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वहां पर मैं तुमको क्लियर करूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन तुमको यहां पर सिर्फ इतना सा याद रखना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि धंधे में जितना पैसा लगाया उसको लगाकर अपन कितना परसेंटेज कमा रहे हैं, है ना। तो अगर जितना कमाया वो तुम्हारा ROI है बेटा। अगर ROI ज्यादा है तुम्हारे कॉस्ट से, और कॉस्ट का मतलब क्या है कि भैया जो तुम उधार पैसा लेकर आ रहे हो तो उनको बदले में कुछ तो दोगे ना, जो तुम ब्याज दोगे उसको, तो उस ब्याज का रेट है, राइट। सपोज करो तुम धंधे में कमा रहे हो 15% का रिटर्न, और जो तुम पैसा लगा के आए हो, उधार पैसा लगाया है तुमने, उसको ब्याज दोगे तुम 10%। तो भाई साहब मेरा ROI ज्यादा है और ब्याज कम है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को डेप्ट से पैसा ले आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा 10% का क्या है? ROI है और मेरा ब्याज 15% है, तो
तो बेटा मुझे इक्विटी से पैसा लाना चाहिए, ये आपको ध्यान, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा जी टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब क्या होता है, देखो कह रहा है कि आप अगर पैसा डेप्थ से लाओगे तो मैंने आपको बताया था टैक्स सेव करेगा, लेकिन अगर आप पैसा इक्विटी से लाओगे तो ये टैक्स सेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर डेप्ट वालों को हम इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या करता है, टैक्स को बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि इंटरेस्ट के कारण हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उस प्रॉफिट पे हमें क्या भरना पड़ेगा, सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। पर डिविडेंड जो देते हैं इक्विटी वालों को, ये हमारा खर्चा नहीं है, और खर्चा नहीं है तो हमारे प्रॉफिट को कम नहीं करेगा, प्रॉफिट को कम नहीं करेगा तो टैक्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को क्या करना चाहिए, डेप्थ से पैसा लेकर आना चाहिए, राइट। अगर आपके बिजनेस में टैक्स ज्यादा आ रहा है बेटा तो आपको डेप्थ से पैसा लाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप इंटरेस्ट पे करोगे लोगों को, इन्वेस्टर को, और वो इन्वेस्टर को जो आप इंटरेस्ट पे करोगे इससे आपका टैक्स जो है वो क्या होगा, सेव, राइट। नेक्स्ट आता है आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन ने आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या पढ़ा था, केवल और केवल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, राइट। यहां दोनों चीज देने के बारे में कंपैरिजन करते हैं। मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, मैं कितना कमा रहा हूं अपने धंधे से, है ना। मान लो मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर मुझे 1.5 लाख रुपया भरना है, और मैं कमा कितना रहा हूं धंधे से, 6 लाख रुपया कमा, तो भैया मेरा धंधा 4 गुना कमाई दे रहा है, मेरा धंधा क्या दे रहा है, 4 गुना कमाई दे रहा है। तो भाई मुझे क्या दिक्कत है, जितना ज्यादा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा मैं डेप्ट से पैसा ले आऊंगा, मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी कमाई है वो सफिशियंट है, 4 टाइम्स है, मैं आराम से ब्याज भर पाऊंगा, आराम से प्रिंसिपल भर पाऊंगा, है ना। तो यही कह रहा है। तो दिस रेशियो, ये रेशियो क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी की एबिलिटी को बताने में, भैया कंपनी कैपेबल है, वो अपने डेप्थ ऑब्लिगेशन यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को भरने में कैपेबल है, राइट। तो ये पॉइंट सिंपल सी है बात, आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, कंपनी 6 लाख रुपया कमा रहा है बेटा, और उसका 1.5 लाख रुपया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 4 गुना कंपनी कमा रही है, यानी कंपनी इजिली अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है अपने इनकम से। तो जितना ज्यादा हाइयर होगा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, उतना ज्यादा आप पैसा किससे लाओगे, डेप्ट से लेकर आओगे, कम हुआ तो इक्विटी से लेंगे। पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगे, जिसके बारे में आपको सोचना है पैसे को लाते वक्त, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।